like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। मिल्लत इस्लामिया इन दिनों किन हालात से दो चार है ये किसी से मख्फी नहीं, और बिलखुसूस जिस तरह के फैसले अदालतों के जरिए हों या फिर हुकूमतों के जरिए मिल्लत इस्लामिया पर एक किताब बनकर गिर रहे हैं, ये तमाम के सामने आया है। और इस तशवीशनाक सूरत हाल में नौजवान बिलखुसूस कश्मकश में मुब्तला हैं कि उनकी क़यादत के लिए उलमाए कराम की जानिब से या फिर मुल्की सतह पर जो इदारे मौजूद हैं उनकी तरफ से क्या फ़ैसले होते हैं, तमाम की नज़रें उस तरफ मरकूज़ हैं। यकीनन खुशबख्ती के आलमी शख्सियत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी बेंगलोर तशरीफ़ आवरी हुई मौलाना की, तो इस मौके को गनीमत जानते हुए ऊंची आवाज़ न्यूज़ चैनल की जानिब से आपका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया गया और खुसूसी तौर पर आपसे उन हालात पर गुफ्तगू करने की कोशिश की गई, क्या बातें हुई और मौलाना के क्या जवाबात रहे, ये तमाम तफसीलात आपके सामने इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर तमाम पूरे मुल्क की निगाहें मरकूज़ हैं, तो इस सिलसिले में पहले बाबरी मस्जिद का मामला गरमाया और फिर अब इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, अब फिर मथुरा और काशी का मामला गरमाया जा रहा है। कल ताजमहल के मामले पर भी कुछ बातें नई सामने आई हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मजम्मती बयानात तो हैं अपनी जगह, लेकिन कोई रिएक्शन या फिर रद्द अमल के लिए मिल्लत इंतजार कर रही है। क्या रद्द अमल रहेगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल की बात यह है कि आप जानते हैं कि ये जितने मसाइल हैं बाबरी मस्जिद के, ज्ञानवापी के, और आपने अभी मथुरा का मसला भी है और आपने भी ताजमहल का हवाला दिया, ये सब एक ही सोच की मुख्तलिफ जहतें, जो एक कदीम सोच हिंदुस्तान में एक तबके की रही है कि तमाम कौमों को अपने अंदर जज्ब कर ले। तो ये उनकी कोशिश है, हम इसको आइन मुखालिफ कोशिश समझते हैं, और पिछले 70 साल से नहीं बल्कि 100 साल से ज़्यादा अरसे से अंग्रेज़ों ही के दौर से ये कोशिशें उनकी चल रही हैं और आज वो बहुत नुमायाँ हैं और एक तरह से कामयाबी की मंजिल को छू रही हैं। तो अब इसमें हमारा काम है जद्दोजहद करना हर जहत से, हम अपने बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाएं। मुझे कल देख कर बड़ी खुशी हुई कि अब कि माशाल्लाह 43 मुसलमान IAS आए हैं, तो बहुत खुशी हुई। तो हम तालीम के एतबार से भी मुसलमानों को आगे बढ़ाएं, हम अपने तालीमी इदारे कायम करें, हम मईशत के एतबार से मुसलमानों को आगे बढ़ाएं, हम जिंदगी के हर मैदान में खुद मुक्तफी होने की कोशिश करें। ये एक्शन और रिएक्शन से हम इतना मुतासिर न हो जाएं कि जो हमारा तरक्की का अमल है, जो हमारी कोशिशें हैं, वो कोशिशें थम जाएं, वो अपनी जगह रहें और हम अपनी कोशिशों को भी जारी रखें। अब जहाँ तक बाबरी मस्जिद वगैरह का मसला है, इस सिलसिले में आपसे ये अर्ज करना है कि बहैसियत मुसलमान हमारी कामयाबी ये नहीं है कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए, हम मतलूबा नतीजा हासिल कर लें, ये हमारी कामयाबी नहीं है। हमारी कामयाबी ये है कि हक को बालादस्त रखने में, ऊंचा रखने में, उसको कामयाबी दिलाने में जितनी कोशिश हमसे हो सकती है, उस कोशिश में हमारी तरफ से कोताही नहीं हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई ऐसे वाक़यात भी पेश आए जिसमें मुसलमानों को अस्करी कामयाबी हासिल हुई, फौजी कामयाबी हासिल हुई। ऐसे भी पेश आए जिसमें मुसलमानों को फौजी एतबार से कामयाबी हासिल नहीं हुई बज़ाहिर, लेकिन दोनों कामयाबी है, क्योंकि एक मुसलमान होने के हैसियत से हमारी कामयाबी ये है कि हम अल्लाह के दीन के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं हम करें। अगर नतीजा हमारे हाथ में, हमारे मनशे के मुताबिक नहीं सामने आया, तब भी हम कामयाब हैं, क्योंकि हमने अपना फर्ज अदा कर लिया है।
تو بابری مسجد کے مسئلے پر آپ دیکھیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے پوری کوشش کی، اور اس کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس نے مسلمانوں کے تمام دعووں کو تسلیم کیا۔ کورٹ نے تسلیم کیا کہ یہاں رام جی کے پیدا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کورٹ نے تسلیم کیا کہ اس مسجد کے نیچے کوئی مندر تھا جسے گرا کر مسجد بنائی گئی ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کورٹ نے تسلیم کیا کہ یہ سنی وقف بورڈ کی ملکیت ہے، اسی لیے اس کے معاوضہ کے طور پر 4 ایکڑ زمین مسجد کے لیے دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر ان تمام دعووں کو تسلیم کرنے کے باوجود عدالت فیصلہ ہمارے خلاف کرتی ہے تو یہ ذمہ داری عدالت پر ہے، اور یقیناً اس کی وجہ سے اس کے وقار کو اور اس کے اعتبار کو ٹھیس لگی ہے۔ گیان واپی مسجد کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کتنی جلد بازی میں دعویٰ کیا گیا، حکومت نے صرف ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ کرنے کے چند گھنٹوں کے اندر رات کے اندھیرے میں اس کو نافذ کرایا، جبکہ کتنے کیس ایسے ہیں ہندوستان میں کہ دادا کے وقت سے کیس شروع ہوتا ہے اور پوتے کے وقت میں فیصل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو اصل میں ایک ایسا عمل ہے، عدالت کو جو جس طرح اس معاملے کو فیس کرنا چاہیے اس نے نہیں کیا ہے۔ اسی لیے ہم نے پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بورڈ ہی نے اور بورڈ میں شامل تمام بڑی جماعتوں نے اس سلسلے میں صدر جمہوریہ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں، اور ان سے وقت مانگا گیا ہے ملاقات کا، اور یہ بات بھی طے ہوئی ہے جو ابھی اخبارات میں نہیں آئی ہے کہ مسلمان ای میل کے ذریعے یا خط کے ذریعے صدر جمہوریہ تک اپنے جذبات پہنچائیں۔ اور ہم نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں، یہ انصاف پسند لوگوں کی اور دستور پر اعتماد کرنے والے، دستور پر یقین رکھنے والوں کی لڑائی ہے، کہ اس طرح اس ملک کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب رہ گیا ریئیکشن، تو دیکھیے ایک جمہوری ملک میں یہی تو ریئیکشن ہوتا ہے۔ عوام کی ناراضگی کا اظہار ہی ایک جمہوری نظام میں، ایک جمہوری سماج میں اصل ریئیکشن ہے۔ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ فوراً سڑکوں پر آ جائیے، توڑ پھوڑ شروع کر دیجئے، تو آپ سوچئے کہ یہ چیز کیا قوم کے لیے مفید ہوگی اور کیا ملک کے لیے یہ چیز قابل قبول ہوگی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے پر اپنی جد و جہد کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے۔ اسی کے ہم اللہ کی طرف سے بھی مکلف ہیں، اور جمہوریت میں یہی بہت بڑا ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہم اپنی ناراضگی کا حکومت تک پہنچا دیں۔ ان مسائل کے علاوہ بالخصوص ملت اسلامیہ کے جس طرح آج مسائل ہیں یا پھر آئین پر جس طرح حملے ہو رہے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں، ملک کے ہر کمیونٹی کے ذات کے لیے نقصان دہ ہے۔ بے شک بے شک۔ سوال یہ ہے کہ دیگر طبقات کے لوگوں کو ملت سے جوڑ کر یا مسلمانوں کی نمائندگی کو بڑھاتے ہوئے اسے لیڈ کرنے کی بجائے انہیں نظر انداز کیے جانے کا الزام ہے، اور اکثر برادران وطن کی شکایت رہتی ہے کہ ملی مسائل میں ہم لوگوں کو ساتھ نہیں لیا جاتا، تو مسلم پرسنل لا بورڈ اس سلسلے میں پیچھے ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ بورڈ کا ایک مستقل شعبہ ہے یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں۔ نام تو اس کا یونیفارم سول کوڈ کمیٹی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ مشترکہ مسائل میں، خاص کر وہ مسائل جن کا تعلق پرسنل لا سے ہو، ہم غیر مسلم بھائیوں کو اپنے ساتھ لیں۔ بورڈ نے اس سلسلے میں سکھوں سے ملاقات کی ہے، میرے خود ملاقات ہوئی ہے، سکھوں کے جو اعلیٰ گرنتھی ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور سکھوں نے بہت اچھا رسپانس دیا، انہوں نے بیان بھی دیا۔ اس سے پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں وہ شریک ہوئے۔ بورڈ نے ہمارے بدھسٹوں، ان کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان سے ملاقات کی ہے،
हम लोगों ने क्रिश्चियनों से मुलाकात की है, उनके जो बिशप और पादरी होते हैं उनसे मुलाकातें की गई हैं और उन्होंने भी मुवाफ़क़त की है। और ख़ुद हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में जो बहुजन समाज के लीडरान हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। तो हम लोग बोर्ड में हमेशा इसकी कोशिश करते हैं कि दूसरे तबक़ात को भी साथ लेकर चला जाए और जहाँ तक मुमकिन हो इसको हिंदू मुस्लिम लड़ाई बनाने के बजाय जालिम और मजलूम की लड़ाई बनाया जाए। हम जालिमों के खिलाफ खड़े हुए हैं, हिंदू भाइयों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम हज़ारों साल से इस मुल्क में रहते हैं। हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आप देखिए जो हमारे इस मुल्क के बहुत ही तारीख़ी मंदिर हैं, जो हमारे इतिहास का हेरिटेज का हिस्सा हैं, वो हज़ारों साल उनकी उम्र है और कितने मुस्लिम ख़ानदानों ने हुकूमत की और कभी किसी ने उसकी एक ईंट खिसकाने की कोशिश नहीं की। तो कैसे हमारे हिंदू भाई ऐसे प्रोपेगेंडा पर यकीन कर लेते हैं? तो ये बात तो हम लोग रखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ मसाइल मुसलमानों के अपने हैं। इन मसाइल में आपको सबों का साथ मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, तो उनको तो मुसलमानों को आपस में मिलकर हल करना होगा। लेकिन जो कॉमन मसाइल हैं उनमें हम दूसरी कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। मौलाना, उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आ गया है जी, पूरे मुल्क में मुमकिन है वायरस फैले, तो क्या मौक़िफ़ रहेगा मुस्लिम पर्सन? यूसीसी के सिलसिले में तो बोर्ड का मौक़िफ़ पहले आ चुका है कि हम शुरू से इसकी मुखालफत करते रहे हैं और हम ये कहते रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए, जिसमें ढेर सारे मज़ाहिब हैं, ढेर सारी तहज़ीबें हैं, अलग अलग कल्चर हैं, क़बायली रवायात हैं, इसके लिए मुनासिब नहीं है। और आपको मालूम होगा इससे पहले जब यूसीसी का मसला बहुत गर्म था तो बोर्ड ने उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और लॉ कमीशन से भी हमारे वफ़द ने मुलाकात की और हमने एक मुदल्लल अपना दस्तावेज़ भी उनके सामने पेश किया। अब ये उत्तराखंड में इस वक्त उन्होंने ये ऐलान किया है। अफसोस की बात यह है, हम लोगों ने लॉ कमीशन में भी ये बात कही थी कि किसी चीज़ पर राय मांगने से पहले उसको पेश तो किया जाता है। तो उत्तराखंड में क्या होगा यूसीसी के सिलसिले में, गवर्नमेंट की तरफ से उसकी कोई तफसील नहीं है। यूं ही कुछ चीज़ें गश्त कर रही थी इस पर सोशल मीडिया पर। तो बहरहाल वो जब अभी तो पेश नहीं किया उन्होंने, पेश आएगा 6 फरवरी को आने वाला है। जी हाँ, उन्होंने कहा, इससे पहले भी कहा था, फिर तारीख बढ़ती रही। तो हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि वो मुसलमानों के लिए भी काबिल कबूल नहीं है और इस मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।